मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने वाले हैं और सरकार का दावा है कि उसके पास अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए लंबी फहरिस्त है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में लाई गई स्कीमें। जनधन योजना हो या कुछ दिन पहले लॉन्च बीमा और पेंशन स्कीम, जिसे वो गरीबों के लिए बड़ा तोहफा बता रही है। स्कीमों की तो खूब बातें हो रही है, लेकिन सच यह है कि इन सोशल योजनाओं की एक लागत है जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। बड़ा सवाल यही है कि सोशल स्कीमें लागू करने के लिए पैसा कहां से आएगा और कहीं ये बैंकों पर बोझ तो नहीं बन जाएंगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का बैंकों की सेहत पर कैसा असर पड़ेगा, इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि बैंक हमारे ग्रोथ की रीढ़ है और अगर इनकी सेहत खराब होगी तो इसका पूरी इकोनॉमी पर असर दिखेगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बंधन के चेयरमैन CS घोष, यूनियन बैंक के CMD अरुण तिवारी, SBI के पूर्व MD और CFO दिवाकर गुप्ता और अश्विन पारेख, एडवाइजरी सर्विसेज के मैनेजिंग पार्टनर अश्विन पारेख। तिवारी साहब, आपके साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। सवाल यह है कि इन तमाम सोशल स्कीमों को लागू करने के पीछे किस तरह की लागत आती है? देखिए, जनधन की बात करते हैं। नंबर 1 तो मैं इस बात का खुलासा करना चाहूंगा, ये कॉस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है और जिसके प्रभाव बैंकिंग क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र दोनों में दूरगामी होंगे, तो इसे कॉस्ट नहीं मानना चाहिए और हम उसी मंशा के साथ इसमें अभी तक काम करते रहे हैं। जो रेवेन्यू शेयरिंग की अगर आप बात करें, ये जो इंश्योरेंस स्कीम की, क्योंकि वो नई स्कीम शुरू हुई है, इसमें भी हमें रेवेन्यू शेयरिंग का मौका है दोनों ही स्कीम में। जो कि एक्सीडेंट वाली स्कीम है उसमें ₹1 का 12 में से ₹1 हमारा है और जो जीवन ज्योति वाली स्कीम है उसमें ₹20। तो मेरे ख्याल से उसमें कॉस्ट निकलती है और अल्टीमेटली एक चैनल मिलता है, एक नया कांटेक्ट पॉइंट मिलता है। दिवाकर गुप्ता साहब, चूंकि तिवारी साहब अभी सरकारी बैंक में हैं तो वो शायद इस सवाल का इतना स्पष्ट जवाब नहीं देंगे, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे, ₹1 क्या उस एक स्कीम को, जो कि एक्सीडेंट स्कीम है, उसको बेचने, उस अकाउंट को मेंटेन करने की लागत बैंक की ₹1 है? नहीं, देखिए, मैं तिवारी साहब के पहले वाक्य से पूरी तरह सहमत हूं। ये कॉस्ट नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं 2010 में जब पहली बार फाइनेंशियल इंक्लूजन के एफर्ट्स चालू हुए और बैंकों ने कुल मिला के 5-6 करोड़ खाते खोले, 9 करोड़ खाते हो गए। ये बात सही है कि उनमें से 80% के अंदर कोई पैसे नहीं थे, लेकिन इस बार जो जनधन योजना में काम हुआ है उसमें आपने 6 लाख बैंकों को 1.2 लाख सर्विस एरियाज में बांटा, 21 करोड़ फैमिलीज आइडेंटिफाई करी, 12 करोड़ नए अकाउंट खोले। अब जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में ये कॉस्ट है, लेकिन अगर आप ₹100 पर अकाउंट भी कॉस्ट लें तो कुल 1200 करोड़ की कॉस्ट है फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री, जो ज्यादा नहीं है। अब आगे जाके क्या होगा इसके अंदर, जब आपके पास फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, नरेगा पेमेंट्स, LPG पेमेंट्स आएंगे, ये रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है बैंक के लिए। अब 2 इंश्योरेंस और 1 पेंशन स्कीम आ गई, ये रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज हैं। और बैंकिंग हैबिट जब जाएगी उन 50% लोगों के पास जिनके पास अभी बैंक सुविधा है नहीं, तो आपको क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एक ये भी योजना है कि ₹5000 का ऋण दिया जाएगा उन खातों को जो 6 महीने तक ठीक हैं और आधार के साथ लिंक्ड हैं। तो अल्टीमेटली ₹5000 के ऋण पे ₹500 का भी प्रॉफिट होगा। मेरे ख्याल से इसको सवाल को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो 1-1.5% GDP को कंट्रीब्यूट करेगा बैंकिंग हैबिट और क्रॉस सेल दोनों से। इसमें वक्त लगता है और 3 साल लग सकते हैं रिजल्ट्स देखने के पहले, बट उस 3 साल का ये इन्वेस्टमेंट बहुत आवश्यक है। ओके, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है आगे जाके प्रॉफिटेबल हो, पर ये जो अकाउंट्स हैं, इनफैक्ट मिस्टर पारेख, आपको मैं बताऊं कि एक पूर्व चेयरमैन से मेरी हाल में मुलाकात हुई थी। उनका ये कहना था कि अपनी मेड का अकाउंट खुलवाने के लिए मुझे खुद फोन करना पड़ा, ऐसी स्थिति चलती थी। अब चूंकि सरकार ने टारगेट दिए हैं तो अब ये अकाउंट्स लेने के लिए बैंक्स सामने आ रहे हैं, पर जाहिर है कि ये वो अकाउंट्स हैं जिनको अब तक बैंक्स अट्रैक्टिव नहीं मानते थे। बात सही है। देखिए, 2 चीजों पे बात हो रही है मेरे हिसाब से। एक ये बात हो रही है कि आगे चल के जो ये हमारा जो प्रयास है एक इन्वेस्टमेंट के स्वरूप में उसको देखा जाए। दूसरा ये है, मतलब कहीं जाके वायबिलिटी आएगी, इस तरह की बात है। दूसरा प्रश्न ये है कि
जब तक हम लोग वायबिलिटी को नहीं टच करते तब तक का कॉस्ट क्या है, मतलब आज से लेके जब तक हम उसके बेनिफिट नहीं लेते जब तक का जो कॉस्ट है, जो लागत है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि 2012 में जब प्राइम मिनिस्टर ने इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया था तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डीएफएस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को इसकी कॉस्ट की डिटर्मिनेशन बताई गई थी। हम लोगों को, मतलब यूआई से जब मैं उस टाइम पे जुड़ा था तो हम लोगों को बुलाया गया था और कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए पूछा गया था। हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉस्ट डिटेल्स के ऊपर, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन से इंक्लूजन का कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन गिन के ये तय किया था कि उस टाइम पे 13,600 करोड़ रुपए का जो डिफरेंस है बिटवीन द कॉस्ट दैट द बैंकिंग सिस्टम पेज और जो बेनिफिट्स है, मतलब जो फी इन अकाउंट्स में से बैंक्स को मिलती है, उसमें से 7,500 से 8,000 करोड़ रुपया टेलीकॉम कंपनीज को दिया जाता है ताकि वो लास्ट माइल का जो कॉन्टेक्ट जो एस्टेब्लिश करने में इट्स अ रेवेन्यू कॉस्ट, ट्रांजैक्शन के हिसाब से उसको कॉस्ट देना पड़ता है और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का जो कॉस्ट है वो 3,500 से 4,000 करोड़ का बैंकिंग सिस्टम के ऊपर है। तो 13 या 14,000 करोड़ का जो कॉस्ट बना था उस टाइम पे सिर्फ इंक्लूजन को, उस टाइम के इंक्लूजन को सस्टेन करने के लिए। आज नंबर्स बढ़ गए हैं, आज हम और 9 करोड़ 10 करोड़ और लोगों को इसमें शामिल करके ले आए हैं। कॉस्ट नंबर्स बिल्कुल चेंज हो गए होंगे, शायद टेलीकॉम कॉस्ट कम हुआ होगा, उसमें भी जिस तरह से हमने फीस देखे इनके 3G के अलॉटमेंट के टाइम पे कॉस्ट तो ऊपर ही जाना है। बैंकिंग सिस्टम अगर ये कॉस्ट को भुगतता है, प्रश्न ये है ये इन्वेस्टमेंट जरूर है, कितना इन्वेस्टमेंट है और क्या कोई एक तरीका है, अकाउंटिंग का कोई एक तरीका है, सीएजी के पास में कोई तरीका है जो सरकार को कम से कम बताए कि ये बैंकिंग सिस्टम इन्वेस्ट कर रही है, इतना पैसा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग इंक्लूजन के पीछे लगा रही है। कोई एक ऐसा सिंपल ढांचा, मैं ये नहीं कहता कि वो वायबल है, नहीं वायबल है, 3 साल में है, 10 साल में है, 5 साल में है। देखो, इससे ज्यादा अगर वायबल होता तो बैंकिंग सेक्टर अपने आप से उसमें चले जाता मतलब गवर्नमेंट को उसमें कोई प्रेशर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, लेकिन हमारे साथ चंद्रशेखर घोष साहब भी जुड़े हैं जो इनफैक्ट इसी बॉटम ऑफ द पिरामिड कस्टमर बेस को टारगेट करते रहे हैं। मिस्टर घोष, व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी? क्या ये पे बैक बैंक्स को मिलेगा इस सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद? Thank you for these opportunities. It is right thing is there, the bottom of the pyramid to reaching by the microcredit organization is Bandhan is also in there. So we are already proved it. It is a financially viable model and provide the financial services to the customer. Till now, microcredit organization only providing the credit services. So not only other financial services. When it is in bank, so bank are providing the package of the services to the customer to the bottom of the pyramid, and their need also very different on that. So when they will be provide this as a package, so I hope that it is a more viable proposition as a financial services by the bank. तो जब आप पैकेज की बात कर रहे हैं, दरअसल इस वक्त अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट खोले गए हैं और उसके बाद अब सब्सिडी उस रास्ते से जाएगी, नरेगा का पैसा उस रास्ते से जाएगी। और गुप्ता साहब, आप देखिए तो 3 स्कीमें अब चूंकि सामने आ रही हैं। एक सुरक्षा बीमा योजना है जो एक्सीडेंट कवर है, दूसरी लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी इसके साथ में दिया जा रहा है और एक अटल पेंशन योजना के नाम से एक पेंशन स्कीम भी दी गई है। तो ये पूरा जो पैकेज एक साथ पहुंचाया जा रहा है, अब जाहिर है कि उसके सक्सेस होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, ऐसा आपको लगता है? प्रदीप जी, आंकड़ों को प्रोजेक्ट करना इस तरह की स्कीम में बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग एक अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन आप देखिए, गवर्नमेंट सब्सिडीज 1 लाख करोड़ की फ्लो करेंगी इन अकाउंट्स में साल 1.5 साल के बाद, होपफुली। अगर आप 0.1% का सबवेंशन दें तो 1000 करोड़ तो इसके ऊपर वैसे ही सबवेंशन हो जाएगा और 1000 करोड़ नहीं, 100-150 करोड़ होगा। क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से 1000-1200 करोड़ की होगी। टोटल रेवेन्यू इन अकाउंट्स के ऊपर आप 3000 करोड़ का एस्टिमेट कर सकते हैं 5 साल में अब से। और 3000 करोड़ का रेवेन्यू अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें बैंक्स और बीसीज में, तो ये एज अ मार्जिनल इनकम 6-6.5 हजार रुपए प्रति कस्टमर सर्विस पॉइंट पर मंथ आती है। और ये एक फेयरली अट्रैक्टिव रेम्यूनरेशन है किसी आदमी के लिए मार्जिनल बिजनेस करने के लिए। ये आपने किस तरह कैलकुलेट किया?
देखिए, आप आज के जो ट्रांजैक्शंस हैं, इस वक्त 15 अगस्त के पहले 9 करोड़ अकाउंट थे, उनमें 25 करोड़ ट्रांजैक्शन होते थे। आप इसको 15 से गुणा करिए, इनमें बैलेंसेस 1800 करोड़ के थे, इनको आप 10 से गुणा करिए। अगर आप 20,000 25,000 करोड़ के बैलेंसेस के ऊपर 3% का निम लगाएं और एक 150 करोड़ या 200 करोड़ ट्रांजैक्शंस पे 2 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन का रेवेन्यू लगाएं, उसके ऊपर आप क्रॉस सेल और पेंशन और इंश्योरेंस ट्रांजैक्शंस के ऊपर रेवेन्यू लगाएं, तो ये 2,000-2,500 करोड़ की रेवेन्यू बैठती है और ये कम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का प्रॉफिट एक एंटिटी देगी, इसमें 25% का एबिटा होगा, वो नहीं होगा, लेकिन ब्रेक इवन से बेटर होगा। और नेशन के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज इंक्लूजन इटसेल्फ से आपका ग्रोथ, जीडीपी, सोशल सिक्योरिटी, उस पर कोई दो राय ही नहीं है। देश के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। हम तो केवल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लागत बैंकों को आ रही है, क्या सरकार उनको कॉम्पनसेट कर रही है। इनफैक्ट मिस्टर तिवारी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी से जब हम ये बात पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि कॉम्पनसेशन के लिए तरीके निकाले जाएंगे ताकि बैंकों पर कोई लागत ना आए। क्या आपकी कोई बातचीत चल रही है? जो आपने फी इनकम की बात कही, इसके अलावा नहीं, मॉडल बना हुआ है, वो कंपनसेशन की बात भी डिफरेंट फोरम पे हो चुकी है और मेरा ऐसा मानना है, पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा भी गया था कि जो भी कंपनसेशन गवर्नमेंट ने देना है वो जल्दी ही मिल जाएगा। मिस्टर पारेख, आपको क्या लगता है कि ये जो फी इनकम आ रही है, हालांकि गुप्ता साहब कह रहे हैं कि काफी हद तक इनकम है, पर क्या कॉम्पनसेशन की और कुछ एडिशनल हेल्प की, सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी? देखिए, इंक्लूजन का जो बैंकिंग का जहां तक सवाल है, मतलब हम लोग जनधन योजना जैसी योजना के बारे में बात करते हैं, तो पहला एजम्पशन यह है कि जिसका अकाउंट खोला गया वो ट्रांजैक्शन भी उसी अकाउंट से करेगा। मतलब जिस दिन उसको या तो सब्सिडी का कोई पैसा या तो किसी ढंग का पैसा आया, उसी दिन से वो विड्रॉ नहीं करेगा, वो नॉर्मल कोर्स में बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करेगा। आगे चल के उसकी इनकम लेवल बढ़ेगी और उसके अंदर क्रॉस सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। ये सारे एजम्पशंस हैं हमारे लिए। अगर ये एजम्पशंस काम करते हैं तो कोई सवाल ही नहीं है। प्रश्न ये है, मैं वापस ये दोहराना चाहूंगा कि जो इसका जो कॉस्ट है, उसकी जो लागत है, जैसे आज अगर आप जाओगे कोई भी ब्रांच के अंदर, तो किसी और चीज के साथ ही साथ में आपका अटेंशन एक बिल्कुल नई स्कीमों के ऊपर आपको बताया जाता है कि इन स्कीमों को प्रमोट कर रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो बनता है। आप एनपीएस के पीछे दौड़ रहे हैं एक तरफ आप दूसरी चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, और साथ ही साथ में आपको इस चीज को भी बेचना है। अब चूंकि एक सरकार की तरफ से एक जरूरत है, एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये करना है। जहां तक बीमा का सवाल है, मैं आपको बताऊं, मेरा कैलकुलेशन मुझे ये बताता है कि 12 रुपए के हिसाब से 2 लाख का कॉम्पेंसेशन बना, तो जब 16,600 कस्टमर्स जमा होते हैं और एक कस्टमर खाली क्लेम करता है, तो आपका पैसा तो वहीं चला गया। मतलब 12 रुपए आपने 12 रुपए भर दिए, और इस उम्मीद में कि 16,600 लोगों में से किसी को भी एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी का कोई लॉस ऑफ आई या हैंड या लेग ना हो जाए, तब जाके आपको कुछ वायबिलिटी या प्रॉफिटेबिलिटी उसके अंदर आएगी। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल जरूरी है कि स्टेट इस चीजों को एक तबक्के के लिए, एक इनकम लेवल के लोगों के लिए करे। सवाल ये है कि उस कॉस्ट को सरकार को उठाना है या हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को या एलआईसी को। ये बिल्कुल एक नया मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और सवाल है जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये इतना अट्रैक्टिव है तो फिर क्या वजह है कि प्राइवेट बैंक्स ने मिलकर सिर्फ 4% खाते खोले अब तक जितने खोले गए हैं, और जितनी इंश्योरेंस पॉलिसियां बिकी हैं उनमें प्राइवेट बैंक्स की हिस्सेदारी 1.5% से भी कम है। यानी ये सारा बोझ सरकारी बैंकों पे। क्यों, जानेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। मुद्दा यह है कि सरकार की जो जनधन योजना चल रही है, जिससे नए लोग, करोड़ों की तादाद में लोग जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं थे, अब उनके पास बैंक अकाउंट होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा, एक्सीडेंट कवर होगा, पेंशन भी होगी, यह सब कुछ होगा। लेकिन इस सब का बोझ कौन उठाएगा, यह है सवाल। और हमारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि बैंकों के लिए थोड़ा बोझ उनके कामकाज पे बढ़ता जा रहा है, उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी। घोष साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, प्राइवेट बैंक्स कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो आउट ऑफ अराउंड 14 करोड़ अकाउंट्स जो खोले गए हैं जनधन योजना में, 50 लाख ये टोटल कंट्रीब्यूशन है
प्राइवेट बैंक्स का, क्या आप ऐसा पहला बैंक होंगे जब आप ऑपरेशन शुरू करेंगे कि आप इसको लीड करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो बिल्कुल भी एंथुजियाज्म नहीं दिखा रहे हैं। As a bank of Bandhan private bank, but we already been reached in the bottom of the pyramid. There is a 66 lakhs poor customer base, so that will be continue the service to them, and which level is the same level of the Dhanajan Yojana customer level. So we would be like to lead and among the private bank to reaching to this level of the customer. So this is, we also feel that this customer is a good potentiality in future, and their return also can be give the good financial viability of the bank in future. ओके, लेकिन एग्जिस्टिंग बैंक्स की अभी की जो स्थिति है, अगर आप उसको देखें, गुप्ता साहब, मैं अगर आपको एक आंकड़ा बताऊं कि अभी तक जो सारे अकाउंट्स खोले गए हैं, केवल 50 लाख अकाउंट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में खुले हैं। बाकी के 13.5 करोड़ के आसपास अकाउंट्स जो हैं वो सरकारी बैंकों ने ही खोले हैं, और जो पॉलिसीज बिकी हैं सरकारी बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स ने मिलकर बेची हैं। केवल 1.5% योगदान इसमें प्राइवेट बैंकों का है, और एक आध छोटे बैंक का आंकड़ा तो बिल्कुल सिफर है। प्रदीप जी, मैं 2-3 चीजें इसमें कहना चाहूंगा जो कि शुरू में डिसजॉइंटेड लगेंगी, लेकिन वो एक मेरे आर्ग्यूमेंट को बिल्डअप करती हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो 12 करोड़ अकाउंट खुले हैं उनमें से 11.5 करोड़ पब्लिक सेक्टर ने खोले हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि देयरफॉर ये अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव नहीं है। ये भी सोचा जा सकता है कि जिस आदमी की जहां पे स्ट्रेंथ है वो वहीं खेलेगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेनली मेट्रोपॉलिटन एंड अर्बन फिनोमिनन है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मास एफ्लुएंट्स के पास हैं, वहां पे वो अपनी कोर स्ट्रेंथ में प्ले कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई खास रुचि नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर गवर्नमेंट ओन्ड, जो भी खर्चा वो उठा रहे हैं अल्टीमेटली कैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट करती है। ये खर्चा अगर वो करेंगे तो इवेंचुअली गवर्नमेंट को कैपिटल देना पड़ेगा। सो इट इज फ्रॉम वन पॉकेट टू द अदर। अब आप ये कह सकते हैं कि कैपिटल पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज की तारीख में वो क्वेश्चन मार्क है। लेकिन 2 चीजें और देखिए। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जब अपना मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया 2008 में, मुझे याद है 200 करोड़ रुपए की मेरे ख्याल से पब्लिसिटी एक्सपेंडिचर था, सब होर्डिंग्स लगी, SBI, फ्रीडम, वीडम। 3 साल लगे इस प्लेटफॉर्म को बनने में। 3 साल बाद 2010 के मिडिल में इनमें 5 लाख कस्टमर भी नहीं थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 15,000 कस्टमर्स डेली इसमें रजिस्टर होने शुरू हुए। आज स्टेट बैंक के मोबाइल प्लेटफॉर्म पे 6 या 7 मिलियन कस्टमर्स होंगे। तो इन चीजों में एक वक्त लगता है बिल्डअप करने में, लेकिन ये सोचना कि इसके अंदर देयरफॉर पोटेंशियल नहीं है, आई थिंक हम लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए एक ओपन सबवेंशन देना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा टोटल कॉस्ट इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव की 1000 करोड़ होगी। तो 8-10 हजार करोड़ रुपए का कैपिटलाइजेशन तो बैंक हर साल वैसे ही करती है। 1000 करोड़ रुपए वो ओपनली दे देंगे तो बैंक शायद सेटिस्फाइड ज्यादा होंगे कि कॉस्ट मिल गई, लेकिन अल्टीमेटली ये प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है। तीसरी चीज कि ऐसा नहीं है कि आज क्योंकि जनधन योजना है इसलिए बैंक मेड के पास जा रहे हैं या ड्राइवर के पास जा रहे हैं। आज वो ड्राइवर और मेड बैंक के पीछे पड़ा है क्योंकि उसको LPG की सब्सिडी उस अकाउंट में मिलेगी। तो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जिस चीज की डिमांड है वो चीज चलेगी, और इन स्कीम्स के आने से और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होने से मेरे ख्याल से डिमांड इन खातों पे इतनी होगी कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। लेकिन मिस्टर पारेख, 51% पॉलिसीज जो अब तक बिकी हैं शहरों में बिकी हैं, तो प्राइवेट बैंक से नहीं कह सकते कि हमारी ब्रांचेस गांव में नहीं है। सच बात है। देखिए, मुद्दा वही है। मैं वापस उसी चीज को दोहराना चाहूंगा कि हम लोग पहले कॉस्ट डिटरमिन करें। हम लोग ये मानते चले आए हैं, जैसे गुप्ता साहब बता रहे हैं, जैसे घोष साहब बता रहे हैं, अकाउंट ओपन करने से एक चीज बनती है, ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने के लिए भी तो बैंकिंग सिस्टम को कॉस्ट लगानी पड़ती है। पैसा अगर आप लास्ट पॉइंट तक, लास्ट माइल तक पहुंचाने की कोशिश करते हो तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से लेके टेलीकॉम कंपनी से लेके हर चीजों का आपको इन्वॉल्व करके कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। मैं ये बिल्कुल मेरा मन साफ है इस बारे में, ये जरूरी है, ये बैंकिंग सिस्टम के लिए जरूरी है। लेकिन एक जो दूसरी कॉस्ट की आप चर्चा कर रहे थे पहले कि इंश्योरेंस स्कीम्स जो हैं
वहां पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है और वो तो थोड़ी शेयर की जा रही है, भले ही 1 रुपया हो दिया जा रहा है, लेकिन जो इसका कैलकुलेशन है, आप देखिए अगर आज आप एक एक्सीडेंट कवर लेने जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का कवर लेने के लिए तकरीबन 200 रुपए देने पड़ेंगे, और यहां पर आपको 2 लाख रुपए का एक कवर मिल रहा है 1 रुपए यानी 12 रुपए साल के अंदर। तो ये कंपनीज कैसे कवर करेंगी? और फिर ये कहा जा रहा है कि अब सिर्फ सरकारी कंपनियां इस पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगी। ये देखिए, यही तो है, जैसे जहां पे 2 योजनाएं हैं, एक स्वास्थ्य बीमा है और एक जीवन ज्योति बीमा है। अगर हम स्वास्थ्य ज्योति की बात पकड़ते हैं तो वहां पे सिर्फ मतलब 12 रुपए के अंदर आपको 3 चीजों में खाली कवर किया गया है, आंख, हाथ और पैर या डेथ, 3 चीज। अगर ये रिस्क आपको आता है तो आपको फॉरेन कॉम्पेंसेशन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, आपको पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इमीडिएटली पे करेगी। वहां पे जैसे मैंने एस्टेब्लिश किया, 16,000 लोगों में अगर किसी एक का भी क्लेम आता है तो आपका तो पैसा गया। दूसरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री टुडे इज 30%। आप अगर किसी कस्टमर को पॉलिसी बेचने जाते हो तो कमीशन से लेके कॉस्ट ऑफ गेटिंग दैट कस्टमर इज 30%। क्या आपने इस स्कीम के अंदर बैंक को 30% का रेवेन्यू दिया है? आपने नहीं दिया, आपने 1 रुपया दिया है। तो मतलब उस हिसाब से भी आप कहीं जाके अलग जा रहे हो। दूसरा, मैं आपको बताऊं, जहां तक अटल पेंशन योजना का सवाल है, वो तो बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब कोई 18 साल का है आदमी, उसको आप एडमिट करते हो, 42 इयर्स तक अगर वो कंट्रीब्यूट करने वाला है पैसा आपको, उसके पैसे से जो इंटरेस्ट बनेगा वो तो एनपीएस स्कीम के अंदर जो रिटर्न आपको मिलता है, उम्मीद तो ये की जाती है कि अगर उस पैसे को अगर आप इस योजना के अंदर न लगाएं और सिंपल एनपीएस में भी अगर आप लगाएं तो आपको हर महीने 1,000 रुपए से ज्यादा जो मिलने वाला जो इस स्कीम के अंदर लाया गया है। तो कहीं जाके ये आंकड़े जो है रिकंसाइल नहीं कर रहे हैं प्रदीप जी। बिल्कुल। तो वक्त तो बहुत ही थोड़ा सा है, लेकिन गुप्ता साहब, जो कंक्लूजन मुझे समझ में आ रहा है पूरी बात सुन के कि कॉस्ट तो है और वो कॉस्ट पूरी की पूरी आज शायद कहीं साफ तौर पे मुझे बताई नहीं जा रही है, मुझे यानी कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक के शेयर होल्डर को। और इतनी बड़ी बैलेंस शीट है, आपने कहा 1000 करोड़ की भी कॉस्ट है, वो तो अकेला एसबीआई भी उठा ले तो कहीं दिखाई नहीं देगी। नहीं, ये बात सही है, लेकिन मैं रैशनलाइज नहीं कर रहा हूं। मैं तो खुद ये बात मान रहा हूं कि आज की तारीख में स्टैंड अलोन बेसिस पे शायद ये पैसा नहीं बनाएगी, लेकिन ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ होता है। इंश्योरेंस कंपनी अगर आप सेटअप करते हैं तो पहले 5 साल तक इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाती, वो 6 साल में प्रॉफिट बनाती है। तो इस मॉडल में मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं है। जब 1998 में मोबाइल सर्विसेज इंडिया में आई थी तो 28 रुपए प्रति मिनट आउटगोइंग था, 14 रुपए प्रति मिनट इनकमिंग था। किसने सोचा था कि 49 पैसे आउटगोइंग और इनकमिंग फ्री में टेलकोस पैसे बनाएंगे? तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल बहुत बड़ा है और हमें एक लीप ऑफ फेथ इसमें लेना है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, एग्जीक्यूशन चैलेंज है। बिल्कुल, लेकिन ये बात तो तय है कि आज इसकी जो इन्वेस्टमेंट की लागत है वो सरकारी बैंक और सरकारी बीमा कंपनियां उठा रही हैं। हम उम्मीद करेंगे कि ये कस्टमर जब बॉटम ऑफ द पिरामिड से ऊपर चढ़ेगा, जैसे कि उम्मीद है हमारे जानकारों को, तो वो इन्हीं बैंकों के साथ रहेगा और इवेंचुअली आगे 5-10 साल में इसकी कॉस्ट रिकवर होगी और ये वाकई में मुनाफा देने वाले कस्टमर साबित होंगे। सरकार भी यही चाहती है कि सभी का जीवन स्तर बढ़े, लेकिन फिलहाल तो लागत आ रही है और उसका थोड़ा सा दर्द उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।